ओके बच्चे पार्टी मजा माँ कैसे हो? सर आपका दिन बेटा। तो ये आपका आज का लेक्चर थोड़ा सा रिकॉर्डेड है, सेकंड लेक्चर एसी का। अब 3 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 2 दिन आपकी ऑफ रहेगा, ठीक है मोस्ट प्रोबेबली। चलिए तो बात करेंगे फेजर की, पावर की, रेजोनेंस की, और फिर अपकमिंग संडेज में एक्स्ट्रा क्लास लेके विल कवर इट अप, ठीक है। तो टेंशन मत लो। अल्टरनेटिव करंट में अपन ने थोड़ा सा कल बेसिक क्लास में अपन ने बात करी थी, तो काफी ज्यादा इंपीडेंस के ऊपर और फेजर के ऊपर आज काफी क्वेश्चंस करेंगे जो आपको होमवर्क भी दिए थे। तो फेजर एक बार क्विक रिव्यू कर ले बेटा। देखो हमने पढ़ा था कि करंट इस तरफ है, इधर ही होता है वी आर, ऊपर होता है वी एल, नीचे होता है वी सी। नेट इस तरफ निकल के आता है ई अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। 5 पे होता है, 10 5 हो जाता है वी एल माइनस वी सी बाय वी आर, ये और कॉस 5 हो जाता है वी आर बाय टोटल ई, ठीक है। सिंपल बातें होती है जो अपन ऑलरेडी कर चुके थे। और इसके अंदर सेम अगर अपन सेम इंपीडेंस में निकालते तो जेड आ जाता है निकल के अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, दोनों के रिएक्टेंस का, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर और आर बाय जेड। ये हमने बेसिक बातें करी थी। फिर हमने कहा था 2 टाइप के होते हैं, कैपेसिटिव इंडक्टिव। जब एक्सएल बड़ा है एक्सी से, या फिर बोलो वीएल बड़ा है वीसी से, तो इंडक्टिव सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो फिर से बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ आएगा नेट में फाई करंट, तो जो ई की वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो सिंपल सी बात हो जाती है, ये इससे आगे होता है ई लीड्स आई। उल्टा केस देखें, अगर अपोजिट हो जाता है, एक्स एल छोटा है एक्सी से या वी एल छोटा है वीसी से, तो नीचे की तरफ नेट में बनेगा रजिस्टर, ई इधर आएगा आई इधर आएगा, ये फाई हो जाएगा। आई अगर वही सेम है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ओमेगा टी है, ई आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। इसमें आई लीड सी, बहुत बेसिक बात होती है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, सिंपल चीजें, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इतना अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोटा तरीके से देखे तो, है ना। एक क्विक सर्किट का भी हल्का सा रिवीजन कर ले अपन ने, जो पढ़ा था कि अगर एसी सर्किट है, कैपेसिटर लगा दिया आपने, रजिस्टर लगा दिया आपने, इंडक्टर लगा दिया आपने, तो इसको जो पोटेंशियल लेट से यहाँ पे निकल रहा है करंट आई नॉट, इसमें कुछ ई नॉट है, ठीक है। वी सी निकल कर आ जाएगा क्या, अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं वीसी की वैल्यू आ जाएगी इसका रजिस्टर कितना होता है एक्सी इंटू टोटल ई नॉट बाय जेड, ठीक है। इसका वी आर निकल के आ जाएगा आर इंटू ई नॉट बाय जेड, और वी एल निकल कर आ जाएगा एक्सएल इंटू ई नॉट बाय जेड। भाई सेम चीज अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। अपने को पता है कि अगेन किसी भी एक से बचे हुए सबके इक्वेशन निकालना हमको आता है, कोई भी एक की इक्वेशन दे सकते हैं और बाकी हम सब निकाल लेंगे, हमको सब निकालना आता है, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल बात है, ठीक है। चलो थोड़ा सा बेसिक चीजों को थोड़ा सा और हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं, और एक डिफरेंट डायमेंशन आपको मैं दिखाऊंगा अलग अलग चीजों को। इसी डायग्राम को अपन बहुत अलग अलग तरीके से करके इसमें अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे। लेटेस्ट से क्वेश्चन में दे दिया अपने को, लेटेस्ट से आई दे दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको निकालना है वीसी, वी आर, वी एल और ई सबकी इक्वेशंस, ठीक है। आपको सबकी इक्वेशंस निकालनी है, तो कैसे देखकर निकालोगे, बड़ा सिंपल होता है। देखो अब आप यहाँ पे आपको ई नॉट नहीं पता है ना, आपको क्या पता है, आपको आई पता है, बस आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू इसकी। कैसे निकालोगे बच्चों की इक्वेशन, अगेन सिंपल फेजर का कंसेप्ट लगाएंगे। रजिस्टर V बराबर आई आर होता है ना, ओम्स लॉ लगाएंगे सब में, ई नॉट बाय जेड होता है आई नॉट
आई नॉट एक्सी, आई नॉट आर, आई नॉट एक्सएल। हाँ, साइन साइन साइन। वी आर तो ओमेगा टी करंट जैसे ही चलता है, वीसी कैपेसिटर पीछे चलता है, ओमेगा टी -90 आ जाता है, इंडक्टर 90 आगे चलता है, +90 आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ई की कैसे निकालोगे बेटा, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू टोटल रेजिस्टेंस जेड, इम्पीडेंस बोलते हैं, साइन ओमेगा टी +-5, और फाई अपन फेजर से निकाल लेंगे भाई। एक्सएल बड़ा है, एक्सी बड़ा है, या वीएल बड़ा है, वीसी बड़ा है, देखकर अपन फेजर से निकालते हैं ना फाई, tan फाई की वैल्यू अपन ने निकाली, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर हो जाती है। ऐसे आप निकाल सकते हो किसी की भी इक्वेशन, सिर्फ एक दे रखा है उससे। अगेन जितना भी अपन ने अब तक नॉलेज यूज किया है सारा एक बार में इस्तेमाल हो जाता है इसके अंदर। ऐसा नहीं था कि कुछ नया पढ़ रहे हैं, कल की क्लास का ही पढ़ा था अपन ने। ठीक है, अपन ने सब चीजें कंसेप्ट को मर्ज कर दिया। देखो सिंपल सी बात है, इजी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, आपको फिर वही याद रखना, सबका मैक्सिमम निकाल लिया अपने, आई आर से, इसमें आई जेड हो गया, टोटल इंपीडेंस आ गया। कंफ्यूजन साइन में ही है बस, तो साइन ओमेगा टी तो सब में ही आएगा। अब साइन आई में साइन ओमेगा टी दे रखा है, तो रजिस्टर में तो वही होगा। ठीक है, इंडक्टर 90 आगे होता है, कैपेसिटर 90 पीछे होता है, -5/2 +5/2, जो कल पढ़ा था वही का वही एग्जैक्ट सेम टू सेम है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी +-5 में चली जाएगी, सिंपल सी बात है, इट्स वेरी इजी। अब देखो सवाल चेंज कर दिया मैंने अब आपको। ठीक है, लेटर से सवाल में मैंने आपको ये दिया ही नहीं आई नॉट, अरे फिर क्या दे दिया, देखो सवाल में मैंने आपको ई दे दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बचा हुआ सब निकालो। अब यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अब ये निकालने के लिए आपको बड़ा इशू क्रिएट होगा, पॉसिबल नहीं है निकाल पाना। आई से निकालना पॉसिबल होता है, पर बच्चों से निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप बाहर की वैल्यू से निकाल लोगे, ठीक है, ये निकाल लोगे भैया कि आई जो होगा ई नॉट बाय जेड हो जाएगा। ठीक है, वीसी मुझे पता है एक्सी ई नॉट बाय जेड, ये आर ई नॉट बाय जेड, एक्सएल ई नॉट बाय जेड, साइन ओमेगा टी इतना पर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके आगे का पॉसिबल अब ऐसे डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्ट यहाँ पर 90-1 आप नहीं लिख सकते ना बेटा, क्योंकि ये सारे एंगल किससे होते हैं, करंट से होते हैं। देखो अगेन यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है आपको, ये ई दे दिया है, ये ई दे दिया है पाई पर। अगर आई होता तो अपन इधर वी आर का सेम हो जाता, वी एल वी सी बन जाता। इन 90 डिग्री सारे एंगल किससे, आई करंट से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली, थोड़ा सा घुमा के करना पड़ेगा। कैसे, पहले करंट निकालना पड़ेगा इसमें। तो फिर अगेन वही tan फाई निकालते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, और लेटेस्ट से कि ये आगे होगा अकॉर्डिंगली, नहीं तो एडजस्ट कर देंगे। तो ई से आगे है फाई, तो करंट इससे फाई पीछे होगा, -5 आ जाएगा। एक बार ये आ गया करंट का तो बाकी सब निकल जाते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। करंट का ऐसा कैसे सब में लिख दो, रजिस्टर तो सेम होता है, कैपेसिटर से 90 पीछे होता है, इंडक्टर से 90 आगे होता है। तो अपन ने करंट इस साइन कॉस के अंदर के टर्म्स अपन ने करंट के रिस्पेक्ट में निकालना सीखी है। तो अब आपको ई में दे रखा हो, आई में दे रखा हो, हालांकि इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते नहीं है, ये तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में घुस गया कंसेप्ट के यहाँ पर मैं था कि पता होना चाहिए, कभी बाई चांस आप लोगों का डाउट आ जाए, आना भी चाहिए था कि अब सर अपन स्टार्टिंग से आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रहे हैं, अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी दे दिया फिर क्या करोगे, है ना। देखो बात समझो ये चीज। अच्छा, अगला इशू आ रहा था बेटा इसमें फेज के अंदर, पहले थोड़ा सा फेजर समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, चलो देखो करंट 30 है का फेज दे रखा है 30, बाकी आपको जो अननोन है उसके बताना है कितने फेज होंगे। तो देखो बेटा करंट और आर तो सेम सेम चलता है, चाहो तो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर आप टेबल अपने आप भरो, बहुत फायदा होगा आगे आपको।
ठीक है, करंट 30 तो ये भी 30 होगा, ये 50 तो ये 50 होगा। रजिस्टर करंट का सेम फेज होता है हमेशा। π/3 का ये π/3 होगा, ये 2π/3 होगा, ये ओमेगा टी तो ये ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी प्लस π/4 होगा, सेम चलता है। एल इससे 90 ऐड कर दो, 90 ऐड करूंगा 120 डिग्री, 90 ऐड करूंगा 140 डिग्री। ठीक है, इसमें 90 माइनस कर दूंगा 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसमें 90 ऐड करूंगा π/3 में, π/2 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो π/3 प्लस π/2 मेरे को लगता है 5π/6 हो जाता है। माइंड में π/2 ऐड करो, देखो 120 में है तो ऐसे 90 ऐड करके 210 पे लिख सकते हो। 210 आप 210 डिग्री ये हो रहा है। ठीक है, अब 210 डिग्री मेरे माइंड में झटाक से आगे से कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यार 730 का होता है, 30 को π/6 7π/6 हो गया है। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 90 π/2, ओमेगा टी प्लस π/4 प्लस π/2 3π/4 हो जाएगा। कैलकुलेशन का गेम है बेटा, सारे कैलकुलेशन कितनी फास्ट आप कर पाते हो। वो कैपेसिटर में क्या हो जाता है बेटा, 90 माइनस हो जाता है, 120 माइनस 90 सॉरी 30 इसमें से आर या इसमें से तो हो जाएगा कितना -60 डिग्री। इसमें से मत कर देना, हार या करंट में से माइनस करना 90, इसमें से 90 माइनस करो -40 डिग्री, माइनस π/2 π/3 ये हो जाएगा कितना 60 माइनस 90 माइनस 30 माइनस π/6 जा रहा है। 120 माइनस 90 120 माइनस 30 डिग्री π/3 6 हो रहा है, ओमेगा टी माइनस π/2 हो रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं, पहले इसमें भी देख लें, ये π/4 माइनस तो ये ओमेगा टी माइनस π/4 होगा। इसमें अब 9 इसमें क्या करते हैं, इसमें से अपन 2π/3 में से माइनस कर देते हैं 90 को, तो आर आ जाएगा, है ना। सॉरी प्लस ये माइनस करने पे 2π/3 है ना, इसमें 90 को ऐड करना पड़ेगा तो आर आएगा। तो 120 में 90 ऐड कर रहा हूँ, 2π/3 120 में 90 ऐड करता हूँ तो 210 आता है, 7π/6 आ जाता है। ये दोनों सेम होते हैं हमेशा, और 90 और ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 7π/6। 7π/6 अपना 210 में 90 और ऐड कर दूं अगर तो 300 डिग्री हो जाएगा। 300 डिग्री मतलब 30 इंटू 10 65 π/3 5π/3। मैं जो भी सोच रहा था मैंने बोल बोल के सोचा बेटा, ताकि आप भी सोचो मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है। मैंने पेन बिल्कुल नहीं उठाया, मैंने बिना पेन उठाए सारे क्वेश्चन करके दिखाया कि पॉसिबल है कर पाना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप एक एक को पेन उठा के भी कर सकते हो, कोई सा भी एक रैंडम कोई सा भी करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये वाला टफ लग रहा हो, ये वाला टफ लग रहा हो, तो आप कर सकते हो भैया। कि करंट का जो होता है, करंट फेज ऑफ करंट में 90 माइनस कर देते हैं तो फेज ऑफ कैपेसिटर आ जाता है। ये 2π/3 दे रखा है, देयर इज नो करेक्ट और रॉन्ग मेथड ऑफ सॉल्विंग मैथ ना, मैथ तो मैथमेटिक्स है। हाँ फास्ट स्लो सबके हो सकता है, मेरे को जो फास्ट लगा कहीं को ये फास्ट लगे प्रॉपर करना, कि भाई एलसीएम ले लिया 4, इधर चला गया 3 अपॉन में 6 7π/6 ऐसे निकाल लो आप चाहो तो, आपके ऊपर है। देखो मैं मिनिमलिस्टिक पेन यूज करने में भरोसा रखता हूँ, कम पेन यूज करोगे टाइम बढ़ेगा सवाल का। ये जो करने में मुझे टाइम लगा यही मायने मैंने से 3-4 टाइम स्पीड में कर दिया था। तो लाइफ सिंपल है, तुम कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, तुम बना देते हो लेकिन फिर भी। ठीक है चलो देखो अगली चीज देखते, सिंपल सिंपल बात है। A resistance of 300 ohm and induction of 1/pi Henry are connected in series to a AC voltage of 20 volts and 200 hertz frequency. Phase angle between voltage and current is। देखो यार समझते हैं, R दे दिया है आपको, ये क्या दे दिया आपको, L दे दिया है 1/pi Henry, वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट्स एंड 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको ओमेगा आ जाएगा 2π इंटू 200 400 पाई। ठीक है 2πf होता है ओमेगा। फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखो बेटा इतना सफिशिएंट है मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को इधर आर पता पड़ गया है और एक्सएल निकल सकता है, ओमेगा एल है अपने पास में, तो ये एंगल निकल, कैपेसिटर तो है ही नहीं, tan phi निकाल जाएगा, 10 में ही पूछा है वैसे भी,
tan phi क्या जगह परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दूर वाला अपॉन में पास वाला, ओमेगा एल बाय आर। ओमेगा क्या है 400 पाई, एल है 1/पाई, आर है 300। पाई पाई काटो, 0 0 काटो, 4/3 आ रहा है, tan इनवर्स 4/3। सिंपल सिंपल बात है, इजी है, इतना टफ नहीं है सब कुछ, ठीक है बेटा, इजी है। अगला देखिए ध्यान से, देखो 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 देखो। The resistance that must be connected in series with the inductance of 0.2 hertz in order that the phase difference between current and EMF may be 45 degree. phase difference दे दिया आपको, when frequency is 50 hertz, frequency दे दी, ओमेगा आ गया, मतलब इसका 2 पाई एफ 100 पाई। देखो मैं स्टार्टिंग में याद करूँ जो अपन वेव जैसे हम करते थे, मैं ओमेगा को हर बार 2 पाई एफ लेके सॉल्व करता था। देखो आपकी हल्की सी स्पून फीडिंग कम करे, डायरेक्ट करने लग गया, क्यों? ताकि आप भी डायरेक्ट करने लग जाओ। और एक सच बताना एक चीज, बहुत सारे बच्चे भी ये डायरेक्ट करने लग गए कि हाँ सर ये फ्रीक्वेंसी दिखता है और हम लोग फट से ओमेगा लिख देते हैं। यहाँ पे आप सोचो ये बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज है, आपको लगता होगा ये तो बहुत ईजी, हाँ 2 पाई एफ ही तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे भी आपके 5 सेकंड बच गए। और ये कम्युलेटिव इफेक्ट आपका टाइम बचाता है। फिजिक्स के पेपर में वैसे ही कम टाइम मिलता है आपको, हमेशा ही कम टाइम पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, आप फाउंडेशन पे काम ही नहीं करते हो, आप ग्राउंड फ्लोर पूरा हिला पड़ा है आपका मैथ्स का, आप सीधे फर्स्ट फ्लोर से बनाना चालू करते हो, है ना, तो फिर इसलिए बिल्डिंग गिरती है तुम्हारी और फिर तुम्हें ड्रॉप लगता है। चलिए देखो, रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इज इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हर्ट्ज इन ऑर्डर टू दैट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ में भी इतना, ठीक है भाई। tan phi बराबर XL बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, पाई 45 दे रखा है, मतलब 1 हो गया ये। देखो मैं tan 45 बराबर 1 लिख दिया, ओमेगा एल बराबर आर। अब मेरे को तो इतना लिखने का ही मन नहीं, मैं क्वेश्चन स्टार्ट ही यहीं से करता। ये फर्स्ट स्टेप होती मेरी लिखने की सवाल में, अगर लिखता मैं तो 100 पाई इंटू एल कितना दे रखा है 0.2 बराबर आर, पॉइंट से कटेगा 20 पाई आ रहा है आर। अब 20 पाई कैसे करें, 20 इंटू 3.14 कर दो भाई, 6.28 और 62.8 आ रहा है ओम में, जीरो भी तो एक, दैट विल बी योर आंसर। तो टफ नहीं होता, मतलब ये ऐसे इट्स नॉट लाइक कि सर बहुत टफ कुछ पढ़ फर्जी चीजें, दम नहीं इन चीजों में। हाँ पर इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, टफ नहीं तो क्या, इंपॉर्टेंस तो बहुत है इन चीजों की। अगला देखो, कैपेसिटर ऑफ सी इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज वी नॉट साइड ओमेगा टी है, देन करंट इज, देखते हैं ध्यान देखो बेटा, एसी का, एसी में सिर्फ कैपेसिटर है और कुछ भी है ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा, इधर आएगा करंट, अगर कैपेसिटर का वी इधर आता है, खत्म, और कुछ है ही नहीं। ईवी ये वी इधर, सर ई इधर या इधर नहीं बेटा, वो तो आर एक्सएल कुछ होता तो इधर शिफ्ट होता ना, तो डायरेक्ट ही हो गया, आई इधर, वी पूरा का पूरा इधर, ठीक है। तो पहले तो इससे कितना है 90 प्लस है ये, तो आई अपना जो भी है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 90 निकल कर आएगा, तो ये तो होना चाहिए। अब बाहर आई नॉट क्या जो निकालो, आई नॉट होता है वी बाय जेड, वी बाय यहाँ पे कैपेसिटर है सिर्फ एक्स ही होगा, एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 बाय ओमेगा सी, तो ऊपर आ जाएगा। सिर्फ इंडक्टर तो ही नहीं सवाल में, भी तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही सवाल अब आपसे बनने लग जाएंगे, इजी सवाल होते हैं, टफ नहीं होते, ठीक है। करंट पास थ्रू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस सेल इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट दे दिया स्टैंडर्ड अपना, आई नॉट का ओमेगा टी दे दिया इन्होंने। देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर होगा, इसमें भी क्या होगा प्लस 90 डिग्री होगा, वीएल। तो कैसे निकालोगे, वी नॉट हो जाता है क्या आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस 90 या पाई बाई 2, आई नॉट जेड तो यहाँ पे क्या है एक्सएल है, ओमेगा है जो क्या होता है ओमेगा एल, साइन में यही रहेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल। बार बार पैरों में आ रही है बॉटल,
अच्छा नहीं लगता। बताइए अगला सवाल। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस डाल दिए, सीरीज में डाल दिए, ठीक है, विद द एसी करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 200/2 पाई, ठीक है। देन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी, बताइए। फेज डिफरेंस 5 पूछ लिया है। अब इतना फ्रीक्वेंसी माइंड में सेट हो गई होगी कि डायरेक्ट ओमेगा एल एक्सएल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर कर ही दिया होगा। ये देखो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 200/2 पाई, 2 पाई मल्टीप्लाई करके सिर्फ 200 हो जाएगा ओमेगा। एल कितना हो जाएगा, ये 1 है एल, आर कितना है 200 है, 1 आ गया, 10/1 मतलब 45 डिग्री। सवाल तो तुम्हें समझ में आ गया किस कैटर के किस लेवल पे आते हैं सवाल। तो एसी का डर तो आता तो यहीं पे उठ के खत्म हो जाता है कि सर ये सवाल होते हैं क्या एसी के, ये टफ सवाल हो जाते हैं सारे एसी के। फिर जो होता है ना एक्स्ट्रा पढ़िए, जैसे द कोर मेन ऑफ द चैप्टर जो एसी चल रहा है, यही घुमाते रहते हैं। फेस घुमा देंगे, एक्सएल एक्सएल एक्सआर एक्सी, एक्सआर तो होता ही नहीं, आर एक्सी में घुमा देंगे, ठीक है। भाई मैं कितनी बजे रिकॉर्ड, रात मैं सोया ही नहीं हूँ भाई, 3:44 हो गए, रात के 3:45। चलो चलो चलते हैं। आओ देखो, in a series LCR circuit voltage across resistor, inductor, capacitor are 1, 3 and 2 respectively। अब देखो इतना बना, ऑन स्पॉट ड्रॉ कर लो वेक्टर फेजर में। रजिस्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट है, ऊपर आता है इंडक्टर 3 वोल्ट है, नीचे आ जाता है 2 वोल्ट। कहीं पे आपको कुछ कुछ दिख गया, ऊपर 3 नीचे 2, तो ऊपर हो जाएगा 1 और 1, तो एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा √2 और कितने एंगल पे आ जाएगा 45 डिग्री पे, जो आपका ई नॉट आ गया निकल कर। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। ये आगे लीड करा है करंट को, है ना। तो अब V बराबर V0 cos ओमेगा टी बोल दिया है, ये ओमेगा टी, तो ये माइनस में 45 डिग्री, -π/4 में जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि देखो इसको इन्होंने V0 ओमेगा टी बोल दिया, उसने बोल दिया कि यार ये है ओमेगा टी, ये से 45 पीछे आया, तो -π/4 करना पड़ेगा आपको इसके फेजर में। ऐसे सिंपल सवाल हो जाते हैं, सवाल टफ नहीं होते, मतलब वही आपको बेसिक कंसेप्ट जो मैंने सिखाया स्टार्टिंग में वैसे ही घुमाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब मैंने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सब कर लिया, अब इसको करके दिखाओ। 40 30 60, रजिस्टर 40, फिर इंडक्टेंस 30 और ये है 60। दिख रहा है आपको बेटा, 40 और इन दोनों का नेट में 30 हो जाएगा, कैपेसिटिव 30 है, 30 40 का क्या हो जाता है टोटल मिला के, वेक्टर सम 50 वोल्ट। अरे ये आ जाएगा 50 वोल्ट। समझ में अच्छी बात है, बहुत बेसिक बेसिक चीज है, टफ नहीं है। इजी चीज है। अगला देखो, an alternating voltage is connected in series with a resistance and inductance cell, ठीक है। if potential drops across the resistance is 200 volt and across the inductance is 150 volt, applied voltages, an alternating voltage is connected in series with a resistance and inductance cell, ठीक है। R और L है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज 200, VR दे दिया भैया, एंड अक्रॉस इंडक्टर इज 150। मुझे इस सवाल को देख के क्लिक ही नहीं कर रहा था, दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है ना मेरा, थोड़ा सा। तो ऊपर मैंने क्या बोला, जब दिमाग कम काम कर रहा होता है, फिर आपके साथ भी होता होगा सेम वे में, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग गिव अप कर जाता है कि एक सेकंड समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, अजीब सा लग रहा है। तो मैंने क्या करा, वापस से पढ़ा और अंडरलाइन करने लग गया, अंडरलाइन करके ऊपर वेरिएबल में लिखता गया चीजें, कुछ करा था कि झटका पड़ के कुछ चीजें को, ठीक है। अक्रॉस द इंडक्टेंसेस अप्लाइड वोल्टेज कितना है ये बोला इसने, तो ये 200 है। अब वीआर VL 150 है,
ये निकल जाएगा अंडर रूट में, दोनों में से कॉमन निकाल लो, 50 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो रहा है 4 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, 55 आंसर है। पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गई है। अच्छा ये सर ये कैसे करा, देखो बेटा तरीका सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं वाले। जैसे अगर आपको 150 और 200 दे रखा है ना, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या मान सकते हो, पूरे में से कॉमन निकाल सकते हो। किसको, जैसे 50 कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ 3 बचेगा, 50 निकाल लिया मैंने कॉमन, ऐसे 50 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 50 4 जा 3 4 का 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो जो कॉमन निकाला था 250। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू सॉल्व पूरा पाइथागोरस हर बार, कॉमन पहले निकाल के फिर पाइथागोरस लगा दो, जो निकाला था कॉमन वापस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फॉर आरसीएल सर्किट वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी आर डिफरेंट बाय, बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे होते। करंट थ्रू एल एंड आर आर इन सेम फेज, एल और आर में करंट बिल्कुल गलत, करंट तो हमने करंट बिल्कुल सही है भी, करंट तो हमेशा ओमेगा टी में ही जाता है ना सारा का सारा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, करंट तो सेम ही रहता है तीनों में, करंट तो सीरीज है हमेशा सेम रहेगा। वोल्टेज अक्रॉस आर एंड एल डिफर बाय π/2, ये भी सही बात है, आर और एल का वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी आर डिफर बाय, नहीं गलत है, एल और सी के बीच में पाई का डिफरेंस होता है, तो ए बी सी सही है। ठीक है बेटा, अच्छे सवाल है। इसे देखते चीजों आगे देखो, द स्मॉल साइंस वोल्टेज VT V0 sin ओमेगा टी सप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर सी, आइडियल कैपेसिटर सी पे लगा दिया वोल्टेज ये। ठीक है, तो करंट यहां पर होगा, वोल्टेज यहां पर होता है, पता है हमको कैपेसिटर है VC आएगा, करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, नहीं करंट लीड्स वोल्टेज बाय, नहीं नहीं करंट लीड्स वोल्टेज बाय लैग्स वोल्टेज बाय, नहीं ये भी गलत है। करंट लीड्स होना चाहिए वोल्टेज बाय 90 डिग्री, है ना, एक भी सही नहीं तो फोर्थ सही होगा फिर तो। ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज, तो सही बात है, जितना पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव करंट आएगा तो नेट में तो कोई एनर्जी बनेगी नहीं। बाकी ये फिर थोड़ा सवाल उसमें एलसी ऑसिलेशन में घुस जाता है, पर काफी बढ़िया सवाल था, आई पर्सनली लाइक दिस क्वेश्चन अलॉट, काफी अच्छा लगा मुझे, नाइस। तो देखो बच्चों, सिंपल सिंपल बात हो गई, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्लास को। 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 550 हर्ट्ज एसी सप्लाई। देखो मैंने बोला था माइक्रोफैराड में देते जनरली सी, ताकि एक 1/XC में ऊपर 10 की पावर 6 चला जाता है, तो 200 वोल्ट की बैटरी है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा आ जाएगा 100 पाई, डायरेक्ट कर सकते हो जब आप, वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज नियरली, देखते हैं। तो ये अपना करंट निकालना बोल रहा है, तो इसमें देखो बस एक कैपेसिटर है और कुछ भी नहीं है, VC VR I कुछ है ही नहीं, और इसके अलावा है ना, VR तो नहीं, VR रजिस्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यही इतना सही है। ठीक है, तो करंट आ जाएगा V/Z, V कितना है 200, Z सिर्फ कैपेसिटर ही XC, ये हो जाएगा 1/ωc, ऊपर ओमेगा 100 पाई है, C है 40 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो तो 10 की पावर 6 नीचे चला गया, 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 कट गया, 8 π/10 जा रहा है आंसर। इसका को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो करते हैं, क्या दिक्कत है, 8 × 3.14/10 24 पॉइंट समथिंग बाय 10, तो ये 2.4 के आसपास जा रहा है। तो 2.5 एम्पियर सबसे क्लोजेस्ट लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। सवाल टफ नहीं आते, सवाल बहुत ईजी हो जाते हैं। देखते हैं, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is connected in series with a bulb B and AC source brightness of the bulb decreases when, ठीक है, a capacitance of XL बराबर XC is connected in the same circuit। देखो खास बात समझना, XL बराबर XC होगा, देखो समझो I बराबर V/Z होता है, सिंपल सी बात है, मुझे ब्राइटनेस कम करनी तो करंट कम करना है, Z बढ़ाना है,
एक्सएल बराबर एक्सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, है ना, अभी सिर्फ रजिस्टर है तो जेड बराबर आर है, बल्ब मतलब रजिस्टर है बस। जब आप ये डाल दोगे तो ये कट ही जाएगा ना, एक्सएल एक्सी बराबर होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। अब ये इंटरेस्टिंग केस फिनोमेनन बनता है कि जब कॉइल में आप आयरन रॉड इंसर्ट कर देते हो, एक कॉइल है ना, आयरन रॉड डाल दी, तो आपने एक तरीके से उसका आपने क्या करा, म्यू की वैल्यू बढ़ा दी है। म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर हो जाता है, जो अपन ने पढ़ा, देखो मैग्नेटिज्म पूरा रिवाइज हो जाएगा, कुछ भी डालने से म्यू बढ़ जाता है। आपने क्या करा, बेसिकली म्यू बढ़ा दिया आपने, बेसिकली उसका कैपेसिटेंस एक तरीके से समझो तो आप उसका क्या बढ़ा दिया आपने, इंडक्टर का बात कर लिया अपन ने। इंडक्टर में अक्सर म्यू नॉट आता है, तो म्यू नॉट की म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या करा, अपन ने बेसिकली इंडक्टर बढ़ा दिया, एल की वैल्यू बढ़ा दी। अचानक से एल अब इंडक्टर बना दिया, नहीं होगा वो तो भी ठीक है। इससे देखते क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बल्ब के अलावा और कुछ है नहीं, है ना, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड, अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा इन चीज़ों में, क्योंकि इंडक्टर अब तक है नहीं, कॉइल जब नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने सवाल गलत पढ़ लिया, आई एम सॉरी, सॉरी मैं सवाल गलत पढ़ लिया था। आई बराबर होता है वी बाय जेड, वी इंडक्टर और बल्ब दोनों है, तो v बराबर आई बाय अंडर रूट में z की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर है, ठीक है। अब आप इसमें एक्सएल बराबर एक्सी करोगे तो ये हट जाएगा, तो ये छोटा हो गई वैल्यू, तो ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, अपॉन में छोटा हुआ तो ये बढ़ जाएगा उल्टा, और ठीक है करंट बढ़ा, तो इसमें क्या, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ सॉरी, आई बराबर वी बाय आर लिखना था मुझे यार, बहुत रात हो गई, नींद से आ रही है इसलिए थोड़ा सा। v बराबर अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, हाँ अब सही हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, करंट बढ़ाना है अपने को, ब्राइटनेस कम करना है तो करंट को कम करना है। तो देखो अगर फर्स्ट के सिनेरियो तो अभी भी गलत है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू छोटी हो गई, जेड छोटा हो गया, जेड जैसे ही छोटा हो जाएगा क्या हो जाएगा, उल्टा करंट बढ़ जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। अब आयरन रॉड घुसाने से क्या हो जाएगा बेटा, एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक बार एक्सएल बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ओमेगा एल होता है एक्सएल, तो ओवरऑल ये करंट कम हो जाएगा, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। आई थिंक सेकंड वाला इज द अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। कैपेसिटर और कैपेसिटी चाहिए रिएक्टेंस एक्स, ठीक है। इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल देन रिएक्टेंस विल बी, ठीक है, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, तो ये 2 ओमेगा 2 सी हो जाएगा, तो 1/2 और 2, तो ये 1/4 हो जाएगा, x/4 आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल बातें होती है रिएक्टेंस के लिए। अ सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ इतना, ठीक है। सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव करंट इतना, देन सर्किट इज, ठीक है। सिंपल सी बात समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा है और सिर्फ डायरेक्ट बात कर रहा है, ये हमेशा किसकी बात करता है, स्टेडी स्टेट की बात करता है। जब भी सवाल में आता है ना, तब चालू करे थोड़ा टाइम हो गया है, वैसे भी 1-2 सेकंड 3 सेकंड में स्टेडी स्टेट आई जाती है, तो अपन स्टेडी स्टेट की बात करते हैं जब भी कुछ भी मेंशन नहीं करा होता है सवाल में। तो यहाँ भी अपन बात किसकी कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो अगर कैपेसिटर होता तो स्टेडी स्टेट में करंट फाइनल 0 हो जाता, ठीक है, पर करंट है तो कैपेसिटर तो नहीं हो सकता डीसी के अंदर। सिंपल सी बात है, डीसी में क्या हो सकता है, या तो सिर्फ एक रजिस्टर और इंडक्टर हो सकता है, पहले तो यहां से समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। डीसी में इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कैपेसिटर होता तो करंट स्टॉप मार देता वो डीसी के अंदर, तो सी तो नहीं आ सकता। आंसर आ गया एलआर सर्किट। अच्छा सवाल है, सिंपल है, पर थोड़ा सा बेसिक आरसी सर्किट के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। ये कैपेसिटर करंट को 0 कर देता है थोड़ी देर में जाके, तो अगर डीसी सोर्स में लगा रखा है तो करंट 0 हो जाएगा जाके। तो डीसी सोर्स में आपने 0.4 एम्पियर लगाया, अब ये तो बस बट ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया सवाल, है ना। करंट है, 0 नहीं हुआ है, मतलब बट ऑब्वियसली यहाँ पे इंडक्टर होगा। इनफैक्ट आप निकाल भी सकते हो दोनों की वैल्यू का, थोड़ी जैसे इसमें आपको आर निकाल सकते हो, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर प्लेन वायर बन जाता है डीसी में, तो आप डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हो, 12/0.4 से आपका आर आ जाएगा, v/i कर दिया, ठीक है। और इस जब एसी का करंट होगा सेम इसमें, तो करंट क्या आ जाएगा अगेन अपना
z जो कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, वो आ जाएगा 12/0.2। तो आपको आर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से निकल कर आ गई, पुट कर दो, एक्सएल भी निकल जाता है। तो एक्स और एल दोनों निकाल सकते हैं इस केस में, पूछा नहीं हो, बता दिया मैंने तो बस ऐसे ही। एन आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू अ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आरसी सर्किट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। कंसिडर टू सिचुएशन व्हेन कैपेसिटर इज एयर फील्ड, व्हेन कैपेसिटर इज माइका फील्ड, ठीक है। द करंट थ्रू द रेजिस्टर इज आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी। देखिए समझते फर्क क्या है इसका, C1 C2, तो C1 छोटा होगा C2 से, क्योंकि कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटर भी बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो करंट थ्रू 2 ज्यादा होगा या 1 ज्यादा होगा, देखते हैं दोनों का x1 x2 निकालते हैं। x1 1/ओमेगा C1, 1/ओमेगा C2। अब C2 बड़ा है C1 से, ये बड़ा है तो इसका ये छोटा हो जाएगा, तो x1 बड़ा हो जाएगा x2 से, ये इनवर्स है ना, ठीक है। तो उल्टा गेम हो गया, तो x1 बड़ा हो गया तो मतलब x2 में ज्यादा करंट आएगा, सिंपल सी बात है। I बराबर v जो भी सोर्स है तो अपन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। तो करंट ज्यादा किस में होगा, जिसमें जितना ये छोटा होगा उतना करंट बड़ा होगा, तो x2 में ज्यादा करंट होना चाहिए, तो x2 में ज्यादा करंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ए और बी अगर बुलाया गया है, बाय चांस यही बोला होगा, तो करंट बी में ज्यादा होना चाहिए। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अरे व्हेन देखो इसमें x1 बड़ा हो गया है तो करंट 1 में छोटा होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सीरीज आर कनेक्टेड थ्रू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, द कंसीडर द टू सिचुएशंस, ठीक है। यार अब थोड़ा सा इनको बताना चाहिए था ये v किसका है। देन करंट थ्रू रेजिस्टर इज आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज v। अच्छा बताया है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वीसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल जो भी v था जो फिक्स है इनटू x अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही बोलूंगा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है। अब दोनों केस में किस में ये ज्यादा होगा ये पूछा है इन्होंने। थोड़ा सा सॉल्विंग दिख रही है इसमें मेरे को हल्की सी, पर एक सेकंड पॉज करूं, मैं इसको हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड देख लेता हूं मैं। हाँ बच्चों बस थोड़ा सा मैं भी एक सेकंड के कंफ्यूज हो गया था, पर देख लेते हैं, सिंपल, जितना मुश्किल भी नहीं है, इस वे में अप्रोच करने में थोड़ा इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे अपन बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अपने को ये समझना पड़ेगा। अच्छा अपने को समझना पड़ेगा कि ई फिक्स है, समझो टोटल जो ई है वही दो में बट रहा है, ई है वो दोनों में बट रहा है, ठीक है, ऐसा सोचना पड़ेगा, कैपेसिटर है ना यहाँ पे। तो समझो इस बार जैसे ही समझो जिसका रेजिस्टर ज्यादा होता है उसको इतना ज्यादा पोटेंशियल मिलता है। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं बेटा कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखने की कोशिश करोगे तो मुश्किल नहीं है, इजी है, तो वो समझ में आएगा कि यार जिसका लेटर से x1 ज्यादा है इसका, ठीक है, तो ज्यादा रजिस्टर है, ज्यादा पोटेंशियल भी यही खाएगा, क्योंकि जिसका ज्यादा जितना ज्यादा रजिस्टर होता है उतना ज्यादा क्या खाता है वो पोटेंशियल खाता है, तो इसका रजिस्टर ज्यादा है तो ज्यादा पोटेंशियल ये खाएगा, तो इसको अकॉर्डिंगली कम मिलेगा। तो x1 ज्यादा है तो आई थिंक सो v ज्यादा होगा फिर, क्योंकि ज्यादा रजिस्टर, जैसे ही रजिस्टर की वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, रिएक्टेंस बोलो रजिस्टर बोल लो, ठीक है, इसका रिएक्टेंस बढ़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल खाना स्टार्ट कर देगा, ज्यादा पोटेंशियल खाएगा तो सारा ई का ज्यादा हिस्सा ये ले जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। टोटल फिक्स था, ये मेरे माइंड से निकल गया था, बाकी देखते हैं आगे। AC voltage is applied to resistor R and inductor L in series, ठीक है। If R and the inductive reactance are both equal to 3 ohms, ठीक है, phase difference between the applied voltage and current 3 वैसे तो मन में आंसर आ गया होगा, 45 डिग्री पे आता है ये तो, π/4 खत्म। मेरी पोल की आदत हो गई ना, बार बार हर सवाल का इधर देखता हूँ, पोल 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 आदत हो जाती है, ठीक है। देखिए a coil has resistance of 30 volt and inductive reactance of 20 ohm at 50 hertz frequency, ठीक है। If an AC source of 200 volt 100 hertz is connected across the coil, ठीक है, current in the coil will be कितना होगा, coil का resistance है 30 ohm का and inductive reactance है इसका 20 ohm का, ठीक है। तो resistor 30 ohm, inductive का 20 ohm, frequency भी दे दी है
एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, टोटल कितना हो जाएगा 20 30 का, अंडर रूट में 10 कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 13, रूट 13 इंटू 10 टोटल ई आ रहा है। अभी देखते हैं काम आएगा या नहीं आएगा ये। हाँ, फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, ओमेगा आ जाएगा आपका 100 पाई। जितना दे रहा जाएगा मैं अकॉर्डिंग माइंड में डायग्राम बनाते जा रहा हूँ। एसी सोर्स 200 वोल्ट है, हैं? अच्छा ये इस पे है इफ बोला, अगर 200 वोल्ट का एसी सोर्स लगा दिया, 100 हर्ट्ज इज कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, अक्रॉस द कॉइल, देन करंट इन द कॉइल विल बी, इसमें ये बदल जाएगा एक्चुअली, गेम ये बदल जाएगा। देखो एक तरीके से आप थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश, समझने की कोशिश करो तो बेसिकली बहुत प्यारा सवाल बन गया ये इनडायरेक्टली। देखो रजिस्टर तो अपना 30 ओम है, एक्सेल जो है इन्होंने 20 ओम दे रखा है, जो कि क्या होता है ओमेगा एल के बराबर होता है, ओमेगा 100 पाई है इंटू एल, तो एल आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन है ना, मेरे साथ साथ नहीं करना, मतलब मेरे से पहले करना है, तो यू कैन जस्ट पॉज इट, ट्राई टू डू इट बिफोर मी। तो एल आपका 20/100 पाई आ गया। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, एक्सेल फिर क्या हो जाएगा ओमेगा एल, एल तो वही रहेगा 20/100 पाई, वो तो फिक्स हो जाता है। ओमेगा बदल के अब कितना हो चुका है 200 पाई हो चुका है, पाई पाई काटो काटो 2 सा, ये आ जाएगा 40 ओम, ठीक है। अब नया क्या सिनेरियो क्या है, आर तो 30 रहा, ये 40 हो गया, टोटल जेड आ गया 50, आई आ जाएगा वी बाय जेड, वी दे रखा है 200 बाय जेड आ गया था 50, काटो 4 एम्पियर, आंसर आ जाएगा। एंड अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखिए, इन अ सर्किट LC आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो ये ऐसा केस होगा, करंट क्या होगा, जो लीड कर रहा है वोल्टेज इधर आएगा 45 डिग्री पे, ठीक है, ये ऐसा है, ये ई आया है। वैल्यू ऑफ सी पूछा है, ठीक है, एल और आर में बतानी है अपने को, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें क्लियर कट बात है कि एक्स से ज्यादा होना चाहिए एक्सएल के, है ना। तो एक्सी माइनस एक्सएल, और ये इधर आर बराबर आना चाहिए, तभी 45 डिग्री पे आया होगा नेट में, बराबर आर, एक्सएल माइनस एक्सी आर, क्योंकि देखो ना इधर आया होगा एक्सी माइनस एक्सएल, देखो थोड़ा सा इमेजिनेटिव बनो ना, इधर आर आया होगा 45 डिग्री पे, तब आ सकता है जब ये दोनों इक्वल एंगल पर हो, तभी 45 डिग्री आएगा, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो सर एक्सएल माइनस एक्सी क्यों नहीं हुआ बेटा, क्योंकि नीचे की तरफ आया ना, इसलिए। ऊपर की तरफ होता है, अगर यहाँ पे से होता ना कि वोल्टेज लीड्स द करंट, तो ये ऊपर हो जाता, तो यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी, तो यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी हो जाता, थोड़ा सा डिफरेंस आया बस। अब इन सब की वैल्यू रख दी मैंने, एक्सी को 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू आर, सिंपल सिंपल बात है, ठीक है। और क्या है, इन्होंने ओमेगा भी नहीं 2 पाई एफ में आंसर दिया है, और सी निकालना है, तो पहले चलो सी निकाल लेते हैं, फिर कन्वर्ट कर लेंगे, इसको उधर भेज दो। 1 बाय ओमेगा सी इज आर प्लस ओमेगा एल, उल्टा कर दे, ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस ओमेगा एल, सी आ जाएगा 1 बाय ओमेगा आर प्लस ओमेगा एल, आखिरी में ओमेगा को 2 पाई एफ रख दो, 2 पाई एफ आ रहा है, आर माइनस तो कहीं नहीं हो रहा, आर प्लस ओमेगा एल। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन, सिंपल सिंपल बेसिक कंसेप्ट से बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। आओ, ये टॉपिक खत्म हो गया अपना, ठीक है। तो अब बात करते हैं पावर की, ठीक है। पावर चालू को करने के लिए अपने को थोड़ा सा आरएमएस का पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे अपन। अब आरएमएस क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ी समझते हैं, पहले समझते होता क्या है, फिर इसकी नीड क्यों पड़ी सब समझते हैं। आरएमएस एक सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का तरीका होता है, जैसे अपन एवरेज वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू, मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं अपन ने, केटीजी वेटीजी में भी बातें करी है इसकी। फिर मैंने इसकी बात आपको एवरेज लेते टाइम भी सिखाई थी, कहाँ सिखाई थी मैंने आपको, एसएचएम वेव्स के बारे में एक बार बात की थी, एवरेज लेते हैं। वैसे अलग अलग तरीके एवरेज लेने के तरीके होते हैं, एक आरएमएस तरीका होता है, इट इज सुटेबल व्हेन अ वे, सिंपल टर्म्स में बोले, टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसीज, इट इज जस्ट कुछ नहीं, बस एक वे है सेंट्रल टेंडेंसीज को मेजर करने का। इस वे में सर स्पेशल क्या है समझाता हूँ, कुछ स्पेशल है क्या, हाँ थोड़ा सा चीज स्पेशल है इस वे में। ये जनरली प्रेफरेबल होता है
प्रिफरेबल व्हेन वैल्यूज आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है समझना। देखो लेटर से जैसे मैंने बोला करंट का एवरेज निकाल लेता हूं मैं। करंट है, इसका मैं आई एवरेज निकालूंगा, 0 आ जाएगा क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। अगर इसके हाफ साइकिल का एवरेज निकालूंगा, जैसे आधा आधा करके, आई बराबर आई नॉट बाय 2 आई नॉट बाय पाई हो जाएगा एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू जो है। ये सेम अपन एसएचएम में करा था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे नहीं, वेव्स या एसएचएम में से किसी एक में अपन ने करा है निकालना। ये काफी डेप्थ में पड़ा है कि इसमें भी अगर मैं सिर्फ इतने से फंक्शन का निकालूंगा 2 आई नॉट बाय पाई हो जाएगा। ये अपन ऑलरेडी कर चुके कई बार, एसएचएम में 2 ए बाय पाई करके करते थे चीजें, पूछते जैसे इतना नहीं इन चीजों को। पर मेरे को था आरएमएस निकालना है। ध्यान से देखो, आरएमएस में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आरएमएस का मतलब क्या होता है, एसएमआर होता है। स्क्वायर करो, देन उसका मीन लो, देन उसका एवरेज करो। ठीक है, इसमें मेरे पास वैल्यू है 2 -2 3 -3, इसका एवरेज निकालूंगा, 2 -2 + 3 -3 बाय 4 0 आ जाएगा। यूजलेस है तब है, पर इतना मेरा सेंस नहीं बनाता। आरएमएस बहुत सेंस बनाएगा इसमें। देखो पहले स्क्वायर कर दो सब, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, फिर उनका क्या करोगे, मीन करो अपॉन में 4 और आखिरी में अंडर रूट ले लो। तो एसेंशियली क्या करा, स्क्वायर करके आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट कर दिया। अब ये कंपैरेटिवली कितना अच्छा हो जाएगा। देखो 4 + 4 + 9 + 9 बाय 4, तो अब अप्रोक्सीमेट जो भी निकल के आ रहा है 1326 बाय 4 काटो 13 बाय 2 काटो 6.5 अंडर रूट का, जो भी अब ये वैल्यू आ रही है आरएमएस की, ये कंपैरेटिवली बेटर वैल्यू आ रही है। ठीक है, इट इज मच 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 बेटर वैल्यू। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं इसको, तो एवरेज किसी का भी निकालने का तरीका क्या हो जाता है, इसमें अपन करंट की बात कर लें, आई एवरेज निकालने का तरीका किसी का भी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सिंपल, ये किसी का भी एवरेज निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें में आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन बाय डी टी का इंटीग्रेशन का अंडर रूट। देखो स्क्वायर करा, फिर एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, मीन का फॉर्मूला, और आखिरी में अंडर रूट कर दिया। ये आरएमएस निकालने का तरीका होता है। अब इसके अंदर एक एक प्रूफ में आने का कोई सेंस नहीं बनता। स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको बस पता, माइंड में सेट होनी चाहिए कुछ कुछ। सबसे पहले अपन साइनसॉइडल का ही निकालेंगे, बाकी सबका अपन चैप्टर के एंड में निकालेंगे। जब भी साइनसॉइडल वेव आए, ठीक है, इसका आरएमएस की वैल्यू हो जाती है डायरेक्ट आई नॉट बाय रूट। चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें अपन बहुत सारे आरएमएस वैल्यूज निकालना सीखेंगे, जनरल मैथमेटिक्स का पार्ट। पर अभी के चैप्टर के लिए इतना सफिशिएंट है कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू फुल फंक्शन की और हाफ फंक्शन की। आई एवरेज तो बताइए, इसका आपको 0 होगा। आपको बस बताना था आरएमएस क्या होता है। जब भी कोई भी ऐसा फंक्शन होता है ना साइनसॉइडल, इसे पूरे एसी वाले चैप्टर में हमारा हमेशा 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 करंट, अपन ने अभी तक जहां भी करंट बोला है अपन हमेशा आरएमएस की बात कर रहे थे। ठीक है, हमेशा अपन किसकी बात करते हैं बेटा, आरएमएस की बात करते हैं। हमेशा आरएमएस की ही बातें होती है, हमेशा 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 सिर्फ आरएमएस सिर्फ आरएमएस सिर्फ आरएमएस की बात होती है। ठीक है, बाकी कोई मतलब का नहीं रहता है। एवरेज की बात करोगे 0 हो जाएगा, मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो बात हमेशा किसकी होगी बेटा, हमेशा बात किसकी होगी, आरएमएस वैल्यू की बात होगी। डन है इतना। चलो अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसी चीज को। जैसे मैंने बोला वोल्टेज, मैं बहुत सिंपल सिंपल सवाल देता हूं। वोल्टेज या ईएमएफ ई इज गिवन बाय 100 sin ओमेगा टी। ठीक है, आई इस तरीके का है, सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है। ठीक है, ओनली रजिस्टर है। आर ले लेते हैं अपन, लेट से 10 ओम का। करंट कितना होगा, अब सवाल तो है फाइंड
इक्वेशन ऑफ करंट, पहला सवाल। आई बराबर हो जाएगा आई नॉट वी नॉट बाई ई नॉट बाई जेड 100/10 साइन ओमेगा टी। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सवाल ने पूछ दिया फाइंड करंट, बता, इक्वेशन नहीं बोली है, तो अब आंसर आपको हमेशा आरएमएस देना पड़ेगा। सिर्फ करंट बोल रहा है मतलब हमेशा वो आरएमएस की बात कर रहा होता है। 10/√2 काटोगे ये अपना आ जाएगा 5√2। सिंपल कम, ये बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, ये बहुत इजी होता है। आपको बस थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना रहेगा कि यार क्या बोलना चाहता है। अब तक के सवालों में मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, आया था इसका यूज, क्योंकि जब वो अकॉर्डिंगली अपने आप क्वेश्चन एडजस्ट कर रहा था, अपने को सोचने की जरूरत नहीं थी। जब भी बोल रहा है करंट बताओ, वोल्टेज बताओ, या सिर्फ वोल्टेज दे दिया है, ठीक है। जैसे इसका एक थोड़ा सा अलग सवाल देखते हैं, देखो इंटरेस्टिंग, अभी आपको समझ में आएगा। यही है, मैंने बोल दिया क्वेश्चन में वोल्टेज इज लेट अस से 100 वोल्ट। तो जब यह वोल्टेज इज 100 वोल्ट बोला है तो ये वी आर एम एस दे रहा है 100 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे जो ईएमएफ की इक्वेशन हो जाएगी वो 100 साइन ओमेगा टी नहीं होगी बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज इज 100 होता है, वो आरएमएस वैल्यू दे रहा है। तो जब ई की इक्वेशन होगी हो जाएगी, इस पे √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आरएमएस दे रखा है। अब दिस माइट बी द करेक्ट इक्वेशन, यहां पे बाहर पी की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी भी इस चीज में गलती मत करना साइनसोइडल फंक्शंस में, क्योंकि अब आने वाले सवाल पावर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आरएमएस दे रखा है या क्या दे रखा है, देखना पड़ेगा। इस नॉर्मल सवालों में इतना सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वोल्टेज दे के करंट पूछते हैं। कभी भी कोई करंट की पीक वैल्यू तुमसे नहीं पूछ रहा था, है ना, पूछता तो फिर वो अलग सवाल होते, ठीक है। वैसे सवाल तुमको दिखते नहीं है, बहुत डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो अब लेकिन अब इस चीज का ध्यान रखना, अपने पढ़ लिया, अब इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, कब आरएमएस हो रहा है और कब पीक वैल्यू बोल रहे हैं। अब ये इंग्लिश वाले सवाल में फंसाना चालू करूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। हमेशा याद रखना, पढ़ने का तरीका यही होता है, पहले आप सबसे सिंप्लीफाइड चीज पढ़ते हो, फिर स्टार्टिंग में ये कॉम्प्लिकेशन भी जोड़ देता तो ना फेस समझ में आता ना कुछ समझ में आता। पहले आप सिंपल पढ़ो, फिर धीरे उसमें धीरे 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 करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस करो। दैट्स हाउ यू स्टडी एनीथिंग, किसी भी चीज को परफेक्ट करने का तरीका यही होता है, ठीक है। तो पावर के बारे में आते हैं, सिंपल चीज है, टफ नहीं है, आराम से देखना, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, पावर का सिंपल फॉर्मूला में देखूं, अगर करंट, देखो यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, दोनों में एंगल फाई है। तो जब पावर निकालते हैं बेटा, तो नॉर्मल अपन लेट से डीसी की पावर निकाले, डीसी में जो पावर निकालते हैं तो वो क्या होता है, I²R या V²/R या IV, ये अपन ने पढ़ा था। एसी में पूरा पावर काम नहीं आती है, ठीक है, फुल पावर काम नहीं आती है। पावर का एक हिस्सा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जब मैं एसी की बात करता हूं तो उसमें ये एंगल जो होता है पाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इसका कॉस कंपोनेंट है जो पावर बनाता है, सिर्फ ई का कॉस कंपोनेंट है, क्योंकि जो वी आई होता है वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो पावर बनती है, वरना पावर का कोई सेंस नहीं बनता है। तो फेजर के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करते हैं तो पावर में क्या आता है, हमेशा कॉस आता है। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, पावर एवरेज पूछा है ना, हमेशा एवरेज पावर ही पूछते हैं। तो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, दिस इज द एब्सोल्यूट फॉर्मूला ऑफ पावर। इसके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, पर ये है एब्सोल्यूट फॉर्मूला। क्योंकि एवरेज पूछा है, एसी में एवरेज के लिए अपन एवरेज नहीं लिख सकते ना, ये भी जीरो ये भी जीरो हो जाता, तो अपन यहाँ प्रेफरेबल करते हैं पावर मेंशन करने के लिए आरएमएस वैल्यूज। तो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। कैसे, देखो ये तीनों फॉर्मूले लग जाएंगे, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये तो ओरिजिनल है। ई आर एम एस का स्क्वायर, E², यहाँ पे आर नहीं आएगा, जेड चलेगा, कॉस फाई। I² आई आर एम एस का स्क्वायर जेड, I²R कॉस फाई। खत्म नहीं हुआ,
आपको इक्वल बताना चाहिए cos फाई की वैल्यू कभी भी r बाय जेड रख सकते हैं, जो अपन ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, इसलिए इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं। cos फाई को पावर फैक्टर भी बोलते हैं। तो देखो पावर फैक्टर भी अगर रख दोगे तो और वेरिएशन निकल आ जाते हैं। ERMS IRMS R बाय जेड, ERMS का स्क्वायर R बाय जेड का स्क्वायर, आई स्क्वायर RMS सॉरी RMS इंटू R बाय जेड से जेड कट गया। ये सारी चीजें आपको दिखेगी क्वेश्चन करते टाइम। आपको ये रटने नहीं है बेटा, मेरे को सिर्फ ये एक याद है, बाकी सब ऑन स्पॉट निकल जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है इनको निकालने में, ठीक है। इट्स आर वेरी इजी फॉर्मूला। सेकंड हो जाते हैं ये फॉर्मूला पीक वैल्यूज में। अब याद रखो सिंपल सी बात है, ERMS को मैं क्या लग सकता हूँ, E नॉट बाय रूट टू, IRMS को I नॉट बाय रूट को, पीक वैल्यू जो है जो साइन कॉस के बाहर आती है, तो वो रख के देख लेते हैं। E नॉट बाय रूट टू I नॉट बाय रूट टू कॉस फाइव, रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा, तो E नॉट I नॉट बाय टू कॉस फाइव, या E नॉट I नॉट बाय टू R बाय जेड। अगेन रटना नहीं है बेटा, सिंपल सिंपल बात है। टू और जेड सेम दिखते हैं तो जेड को बीच में डंडा मार के रिप्रेजेंट कर दो, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी लिखते लिखते कई बार। इसको कन्वर्ट करें, देखो ई स्क्वायर तो हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर बाय रूट टू का स्क्वायर 2z कॉस फाइव, वही सेम हो जाएगा, r बाय जेड रख दो इसको, ई नॉट का स्क्वायर बाय 2z स्क्वायर r, और ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर z कॉस फाइव, या आई नॉट का स्क्वायर r बाय टू इधर भी आ जाएगा। तो देखो ये सेम फॉर्मूलेज में जब सारी वैल्यू पी का रख देते हैं, वही फॉर्मूला रहता है, बस अपॉन में टू 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 आ जाता है। तो पीक वैल्यू के टर्म्स में अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें सर कौन कौन से हमको मेजर याद होने चाहिए बेटा, मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, मेरे को सिर्फ ये एक याद है, मैं बहुत जल्दी बच्चे में बना लेता हूँ। तो आपका टारगेट है अब इस एक से ये इतने सारे फॉर्मूले बनाने आपको आने चाहिए। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट्स आर 12 फॉर्मूलाज ऑफ पावर। 12 फॉर्मूले पावर के, पर 12 फॉर्मूले का एक ही फॉर्मूले को घुमा घुमा के बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे याद नहीं करने, इनफैक्ट वो कुछ भी याद नहीं करना है आपको, कुछ भी सिंपल सी बात करनी है। क्या करना है, सिंपल सा काम सर हमको, आपको ये 2-3 बार 4 बार बना के डिराइव कर लेना है, तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं रट्टू गैंग को अगर बहुत ज्यादा चाहिए कि नहीं मुझे तो रटना ही बता दो, तो ये वाले रट लो, ठीक है। आई स्क्वायर RMS R, इस पे सवाल आ जाता है कभी कभी, और ई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर R, इस पे सवाल आ जाता है। RMS में याद करें, जब भी पीक वैल्यू का गेम होगा बाय टू कर देंगे अपन, ठीक है। इतना कर लो, ये बहुत सारे फॉर्मूला लग रहे हैं, एक ही फॉर्मूला बस, उसी को घुमा घुमा के जबरदस्ती बनाया जा रहा है। आओ सवाल करते हैं, मजा आएगा आपको भी सवाल में। देखो अब से सवाल ही चलेंगे, देखो सारे बैठकर 53 20 पेज सवाल है बस, आओ करते हैं, ट्राई करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। अ साइनसॉइडल AC करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर और रेजिस्टेंस R, ठीक है। इफ पीक करंट IP देन पावर डिसिपेटेड इज, फिर तो IP पे सवाल है, पीक करंट दे रखा है ना, पावर एवरेज ही पूछते हैं, तो बाय टू तो आएगा आंसर, है पक्की बात है। जैसे करंट में और रजिस्टर में दे रखा है, तो अपन अब बहुत सारे तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। पहले तो आपको याद ही हो जाए कि सर अब आपने सर याद करने का बोला 1 2 3, तो करंट वाला आई स्क्वायर RMS है, तो आई पीक का स्क्वायर R बाय टू हो जाएगा, बस ये आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट देखकर आंसर लगा दोगे, ये आंसर है। पर नहीं तो आप पूरा निकाल सकते हो, IRMS का स्क्वायर Z cos फाइव, R बाय जेड कट जाएगा, IRMS का स्क्वायर इंटू R, वो पीक में बोला है तो बाय टू कर दो, आई पीक का स्क्वायर R बाय टू। आप अप्रोच जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। अब ये पीक वीक, अब ये वैल्यू अब आएगी, अब तक कुछ भी नहीं था, अब तक सिर्फ जितना ये बने पड़े सब RMS से बातें करी गई थी, ठीक है। अब से ये सब चीजों में डिफरेंस आएगी, क्योंकि अपन ने ये सब चीजें पढ़ ली है। आगे देखते हैं। इफ एन AC सर्किट ड्रॉस 5 एम्पियर एट 160 वोल्ट,
पावर कंज्यूम्ड 600 वॉट, देन पावर फैक्टर्स। देखो इतना करंट आ रहा है, ये आरएमएस है, इतना वोल्ट आ रहा है, ये भी आरएमएस है। कुछ बोला है क्या पीक वीक, मतलब आरएमएस ही होता है। पावर ये एवरेज दे दी आपको, पावर एवरेज आईआरएमएस वीआरएमएस cos फाई 600 इज इक्वल टू 5 इंटू 160 cos फाई। यह जगह 800, 200 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 6/8 या 3/4। ओ 6 5 से 80 ही होता है ना, आ जाएगा cos फाई। ये पावर फैक्टर कितना आ जाएगा 0.75। बेटा फाई की वैल्यू नहीं निकालनी है ना, cos फाई पूरा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो 0.75 आपका आंसर आ गया। आपको आगे सॉल्व नहीं करना कि cos इनवर्स जाएंगे या क्या होगा, नहीं कुछ नहीं करना बेटा। आपको cos फाई की वैल्यू पूरी की पूरी पावर फैक्टर होती है। लेटर से आपका आंसर cos फाई आ जाता है, लेटर अज्यूम बराबर आता है 4/5। तो 5 बराबर अपना कितना हो जाता है 37 डिग्री। ये निकालना ही नहीं है बेटा, पावर फैक्टर आंसर डायरेक्ट 4/5 है, ठीक है। पावर फैक्टर मतलब पूरा cos फाई पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना अपने को। आपको समझ में आया बेटा, पावर फैक्टर मतलब cos फाई की ही वैल्यू पूछ ली है। चलिए देखिए, विच इज नॉट करेक्ट फॉर एवरेज पावर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है अपन ने नहीं पढ़ा है, इसको थोड़ा सा अपन आगे ले जाते हैं, इसको अगली क्लास में पढ़ लेंगे। सिंपल टर्म में बताऊं, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाती है रेजोनेंस पे। होता क्या है अपन आगे पढ़ेंगे, अभी ये क्वेश्चन अपन अगली क्लास में भी कर लेंगे, ठीक है भैया। cos फाई की वैल्यू अपन अगली क्लास में भी रख के कर लेंगे। अभी के लिए अपने को नहीं पता क्या होता है रेजोनेंस, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ cos फाई 1 रख दिया इस सवाल में, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ गया। ये V और I क्या है, RMS दे रखा, क्या दे रखा है, विच इज नॉट करेक्ट। ये V और I मतलब पीक होगा शायद, VI/2 होना चाहिए, करेक्ट हो जाता है ये करेक्ट है, ये वाला गलत है, बस इसमें बाय 2 नहीं करा हुआ है। ये V और I शायद पीक दे रखा है, बोलना चाहिए शायद अच्छा होता, पर कोई बात नहीं। साइनसोइडल सर्किट V and I आर गिवन बाय ये और ये। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन दे दी है और साइन के बाहर दे दिया है, मतलब ये क्या दे रखा है, पीक दे रखा है। V नॉट दे दिया है, ये I नॉट दे दिया और पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पूछ लिया आपसे, ठीक है। एवरेज समझ में बच्चे बात आई, कैसे निकालेंगे पावर एवरेज, और 5 भी दे दिया है π/3। IRMS ERMS cos फाई। अगर पावर एट एनी इंस्टेंट बोलते हैं, टाइम दे देते तो फिर अलग बात हो जाती, फिर टाइम की वैल्यू डालनी पड़ती। और अभी देखते हैं, वो आता नहीं है सवाल। ये 100/√2 है, ये भी 100/√2 है। cos 60 डिग्री 1/2, 5 π/3 60 डिग्री है, cos 60 1/2 होता है। तो ये काटो 100 √2/4 हो जाएगा, ये तो /4, तो 4 से काट दो 25, 2500। देखो ये मिली एम्पियर में दिया था, देखा नहीं अपन ने, तो मिली एम्पियर में तो अपॉन में 1000 भी करना पड़ेगा, तो 2.5 वाट आपका आंसर आ जाएगा। ये करंट में 100/1000 करना पड़ेगा, क्योंकि मिली एम्पियर में। सिंपल सवाल होते हैं बेटा, अब आप खुद पॉज करके ट्राई करो सवाल करना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, सवाल टफ नहीं है बिल्कुल भी। इन अल्टरनेटिंग सर्किट अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट आर, ये देखो यहाँ पे आप पीक दे दे, पीक देने का एक ही तरीका है, या तो पीक बोलो या ऐसा पूरा साइन के बाहर बना कर दो। अगर सिर्फ बोलते कि अप्लाइड वोल्टेज इज ई, तो फिर वो आरएमएस ही होता है ना। ये इक्वेशन देके बाहर साइन क्या होता है, ये पीक दे दिया इन्होंने, ठीक है। और इनमें एंगल कितना है, 90 डिग्री दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का एंगल है भाई, तो cos 90 0 ही होता है, तो पावर 0 ही होगी इसकी, पावर पूछा हो तो, ठीक है। इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटिव दोनों सर्किट में पावर डिसिपेटेड 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। चलो बच्चे सवाल अपन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, इतने पे आज खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच। आपको कोई होमवर्क नहीं है, बस क्लास के क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है। थोड़ा सा अभी शॉर्ट लेक्चर रहेंगे, मैं एक्चुअली आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, मैं 4-5 दिन का आई एम टेकिंग प्रॉपर ब्रेक,
है ना। 2-4 चीज़ें इसके पीछे, एक तो एक शादी है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, मेरे बचपन के एक ही दोस्त है मेरा, आप जानते हो उसको, उसकी शादी है, तो मैं वो अटेंड करने जा रहा हूँ। एंड सेकंड, आई नीड रेस्ट। मैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस ले रहा था, मेरी हेल्थ बहुत सीवियरली अफेक्ट हुई उस चीज़ से, तो आई नीड रेस्ट, ठीक है। तो मैं आपकी 1-1 घंटे की क्लास लूँगा, मैं 2-3 क्लास आपकी रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ 1 घंटे के एडवांस में, एंड आई एम टेकिंग प्रॉपर ब्रेक। और मैं उसके बाद हो सकता है कि अब मैं 4 दिन के गैप पे जा रहा हूँ, तो 4 दिन तक छुट्टी बट ऑब्वियसली आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो मैं 1 क्लास या 2 क्लास और कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने की आज में ही। आज प्रचंड भी है, प्रचंड खत्म करके मैं आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर प्रचंड के साथ में या प्रचंड के बाद मिलेगा जब चल रहा होगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, 1-2 लेक्चर और रिकॉर्ड करूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा शादी के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी होगी, डिपेंडिंग अपॉन मैं कितना काम कर पाता हूँ। पर वी विल कवर इट अप ऑन संडे वनडे को अपन कवर कर लेंगे पूरा, तो इतना टेंशन वाली कोई मतलब बहुत हेक्टिक वाली बात नहीं है कि कुछ सिलेबस पीछे चल रहा है। ऑन शेड्यूल जो आपको सिलेबस आपको प्रचंड की स्टार्टिंग में मिला था कि इस टाइम तक सिलेबस होगा, उसके बाद ऑलरेडी 10 एक दिन अहेड ही चल रहे हैं। तो इसका सिलेबस का इतना टेंशन मत लो, मुझे पता है आपको टेंशन होती है, आप देखते हो कि वो टेस्ट है, ये है, वो, इतना मत करो, ठीक है। अपन प्रॉपर्ली सिलेबस कंप्लीट करें, अपन प्रॉपर टाइम देते हुए कंप्लीट करें। अपन ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड डेट थी सिलेबस कंप्लीशन की, जो पीडब्ल्यू ने मुझे दी थी, दैट वाज 20 मार्च। अपन बहुत पहले कर देंगे सिलेबस खत्म, ठीक है। आपका तब एसीएम वेव्स होता है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू विल बी डन विद एसीएम वेव्स, आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी हो जाएगा। गिनती के 3-4-5 उसमें से मॉडर्न फिजिक्स तो 1.5 का है, बस एक रे ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर अपना अटक रहा है, बाकी सब वे ऑप्टिक्स 3 दिन का चैप्टर है मैक्सिमम खींचने पर भी, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स 2 दिन, मतलब 2 दिन की, मतलब समझो आप, अगर रे ऑप्टिक्स अपन हटा दें, रे ऑप्टिक्स अपने आप में 1 वीक पूरा खा जाता है, तो अपना अप्रोक्सीमेटली समझ लो कि टोटल मिला ले, अगर अपन रे ऑप्टिक्स के मान लो, अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी, एक-एक चीज़ खींच-खींच के अपन ने पढ़ी, खूब सारे सवाल करे, तो 6 दिन मान लो आप, 6 लेक्चर मान लो। नेक्स्ट वीक के एंड तक अपना ये संडे तक अपना खत्म हो जाएगा, उसके अगले संडे तक अपना रेट और रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। फिर फेवेंड ही आ जाएगा सर, नहीं फेवेंड नहीं आएगा, उसके बाद भी अप्रोक्सीमेटली वी हैव 5 फिजिक्स डेज, तो अपना वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न का एक आध चैप्टर भी हो जाएगा। डुअल नेचर 1 दिन का चैप्टर है, डुअल नेचर में है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। न्यूक्लिया 1 दिन का चैप्टर है, 3 घंटे के चैप्टर है, तो 3-3 घंटे की क्लास ले लेंगे 2 अपन। वो पूरा मतलब कुछ है ही नहीं मॉडर्न। सबसे स्कोरिंग मॉडर्न होता है, सबसे छोटा मॉडर्न होता है, पता नहीं क्यों सबसे फनी चीज़ है, सबसे छोटे पार्ट को सबसे स्कोरिंग बनाती है, तो इट इज़ फाइन। तो फेब एंड तक आते-आते मुश्किल से एक आध शायद सेमीकंडक्टर अपना बचेगा, ठीक है, या हल्का सा एटॉमिक और सेमीकंडक्टर बच सकता है, तो वो भी हो जाएगा। कोई सा बहुत हेक्टिक सिलेबस नहीं बचा हुआ है अपना, और एग्जाम में अभी भी 2 महीने से ज़्यादा है। या 3 मंथ्स टू प्रिपेयर, अब समझो ना, मार्च अप्रैल मई में जाके एग्जाम आ रही है आपकी, तो वी हैव 2 तो पूरे-पूरे महीने हैं अपने पास आराम से रिवीजन के लिए भी। तो फिर भर के रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि भगा के करना है, जबरदस्ती भगा के नहीं करेंगे, जस्ट रिलैक्स चिल, आराम से करते हैं। तो अब ये सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा-सा रिकॉर्डेड है, तो मैं भी आपकी क्लास के बाद देखूंगा यार कि आप लोगों ने प्रॉपर क्वेश्चंस करे नहीं करे। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन पावर के, थोड़ा सा एप्टीट्यूड डेवलप होगा सोचने का एसी के टर्म्स में, ठीक है। मैंने आपको बहुत हिंट्स विंट्स सब कुछ दे दिया, कहाँ पे सवाल में क्या होती है, कैसी चीजें होती है। अब इसको इन डेप्थ अपन कल सॉल्व करते हैं, रेजोनेंस पढ़ते हैं, और रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर आरएमएस बचा है इस चैप्टर में, बाकी चैप्टर पूरा हो चुका है। रेजोनेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन उसके भी बहुत सारे करेंगे, और फिर उसका अगले दिन पावर फैक्टर और आरएमएस, आरएमएस काफी अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं आपको। और हुआ तो अपन अगला चैप्टर फिर ईएम वेव स्टार्ट कर देंगे। सिंपल बात है, टफ नहीं है, ठीक है। रिलैक्स करो, चिल करो, अच्छे से होगा सब, ठीक है। बस पढ़ते रहो। बाय बाय, लव यू बच्चों। साल में पहली और आखिरी वेकेशन है मेरी, देखो पूरे से एक सेशन में एक वेकेशन मिलती है। चलो बाय बाय बच्चों।